हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। ये हमारा पहला क्लास है और इसमें हम लोग 600 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनको एक सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तीन में से पूछ रहा है कि कौन सा एक यौगिक नहीं है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है, सोडियम क्लोराइड ये भी यौगिक है, जल भी यौगिक है। बाकी जो आयरन लोहा है ये आपका यौगिक नहीं, ये क्या है, ये परमाणु है। ठीक है, क्या है, ये परमाणु है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो किसको हम लोग कर सकते हैं, तो ये अणु को। ठीक है, जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो कितना गुना होता है, ये 1837। ठीक है, 1837 गुना होता है। ये देखिए यहाँ पे जेई दिखा रहा ना, ये रेलवे में भी पूछ चुका है, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो ये 1837 गुना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है आपका पानी को भाप में परिवर्तित करना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं। रासायनिक परिवर्तन होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, पुनः उसको इसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए पानी से भाप बन जाएगा, फिर भाप से हम लोग पानी बना लेंगे, ये होता है भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, जो रासायनिक होता है तो ये क्या होता है, जैसे ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, दूध से दही बना, देखिए दही से हम लोग दूध तो बना नहीं सकते, ताप, कोयला। ठीक है, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा है, लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जल जाएगी तो राख हो जाएगी, अब राख से हम लोग लकड़ी तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जो गर्म करने पर किसी पदार्थ का विस्तार हो जाता है, फिर उसको हम लोग विस्तार को फिर हम लोग कम कर सकते हैं, दूध का उबालना, कैन को क्रैश करना। ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपका भौतिक है। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। तो ये आपका किसने कहा था, तो ये आपका बोला था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड का क्या बोल रहा है, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका क्या होता है, नाइट्रिक द्रव्यमान, तो ये आपका 63 होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, ये 63 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी में वो कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम जो होता है आपका यही बोलता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, ये समान होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या 8 है। तो ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये होता है कि देखिए हम लोग पहले देखते हैं मोल बराबर क्या होता है। तो ये मोल बराबर होता है आपका एक ग्राम में भार। ठीक है, जो ग्राम में भार होता है ये होता है बटा के ये परमाणु भार होता है। ठीक है, क्या होता है, ये परमाणु ये भार होता है। ठीक है, तो ग्राम में जो भार होता है कितना दिया है, ये 16 दिया है। ठीक है, मोल कितना दिया है, ये आपका दिया है, ये हमसे पूछा कितना क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार दिया है। ठीक है, परमाणु संख्या 8 है, तो ये हमसे यही पूछा है। ठीक है, ये भार हमसे पूछा है, भार।
ठीक है, ये भार पूछा है। और देखिए, और परमाणु भार कितना है, देखिए परमाणु भार एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब मोल कितना दिया है, 2, तो भार कितना हो जाएगा, 32 गुना के 64 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 64 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है कि एल्यूमिनियम के परमाणु के मोलों के द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, ये ज्ञात कर लेते हैं मोलों के द्रव्यमान की संख्या। तो क्या होती है, ये एल्यूमिनियम की द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, एल्यूमिनियम के द्रव्यमान की संख्या और मोलों की संख्या। तो एल्यूमिनियम के द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है आपका 27 होता है। और कितना दिया है मोल, ये 4 दिया है। तो 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। ठीक है, 27 गुना 54 गुना 108, ये आपका 108 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित है। ठीक है, देखिए तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम। ठीक है, और उसके बाद ये होता है परमाणु भार। ठीक है, ये परमाणु भार होता है। तो H2O का कितना होता है, H2O का होता है 18 होता है परमाणु भार। ग्राम कितना दिया है, ये 36 दिया है और ये 18। ठीक है, 18 दुना के ये 36 कितना हो जाएगा, ये 2 आपका आ जाएगा। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मोल बराबर होता है। ठीक है, ये जो होता है जो परमाणुओं का ग्राम में। ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या क्या होती है, ये ग्राम में होना चाहिए, ग्राम बटा के परमाणु भार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक उपधातु है। तो आपका कौन सा है, तो ये सिलिकॉन है आपका। ठीक है, जो सिलिकॉन है ये उपधातु है। कुछ देखिए आप लोग उपधातु के नाम याद कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए सिलिकॉन हो गया उपधातु, बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, ये सभी जो उपधातु है ये इसी तरह आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा उपधातु है, इनमें से कौन सा अधातु है। ठीक है, तो इसमें 3 ठो उपधातु देकर एक अधातु दे देगा। तो इनमें से पूछेगा कि कौन सा एक अधातु है, तो आपको उपधातु पता रहेगा तो अधातु बता देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है। तो इनमें से एक पूछ रहा है हमसे कि अधातु कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये अधातु है। आगे है कि 1 कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है। देखिए फैलने की बात कर रहा है, तो फैलने की बात किसमें होता है, ये विसरण में किया। विसरण का मतलब कि फैलना होता है। ठीक है, तो ये फैलने की बात किसमें होता है, विसरण का होता है। ठीक है, तो इसी ये देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया कि फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद, ये किसका उदाहरण है, तो ये विसरण का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विजातीय मिश्रण है। तो ये आपका निलंबन जो है ये आपका विजातीय मिश्रण है। ठीक है, ये निलंबन। आगे हम लोग देखते हैं कि जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अवसादन। ठीक है, देखिए नहीं होता है कि कोई गिलास होता है उसमें जब अशुद्धि मिली होती है तो जब उस नीचे बैठ जाता है हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका अवसाद जो है ये नीचे बैठ गया है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब मिश्रण में कोई पानी में मिलाने पर भारी घटक जो नीचे बैठ जाते हैं तो नीचे बैठने की उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन। और जो नीचे बैठा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये है आपकी विनोइंग। ठीक है, विनोइंग कोई ये प्रक्रिया नहीं है मिश्रण की। ठीक है, बाकी जो है अवसादन आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई पानी में जल में घुला है तो उस नीचे बैठ जाता है तो उसी का बोलते हैं अवसादन। निस्पंदन और निखारना, ठीक है, ये सभी जो है क्या है, मिश्रण के घटकों की पृथक करने की प्रक्रिया है ये सब। आगे के तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो कोई तरल पदार्थ होता है उसको गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है, तो ये वाष्पीकरण बोला जाता है। जैसे जल हो गया, ये तरल पदार्थ हो गया, ये गैस में परिवर्तित होगा तो इसको क्या बोला जाता है, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। आगे के पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये बोला जाता है संघनन की प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, जब कोई गैस होता है, जैसे जब कोई पानी है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो ये वाष्प में बदल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण। जब यही वाष्प जो है ये जल में बदलेगा, ठीक है, जल में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, पुनः वाष्प से जो जल द्रव में बदलना, या जो वाष्प होता है जल में परिवर्तित, जल में आएगा अपने उसी रूप में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस प्रक्रिया को आपका बोला जाता है ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, जल चक्र में हिम और जो बर्फ है, मतलब कि हिम और बर्फ किस फॉर्म में होते हैं? कोई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो सर ने बताया कि ये जो जल होता है, ये जल सीधा जो है जब वाष्प में बदलता है वो वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, जो हिम और बर्फ होता है ये ठोस होता है। ठीक है, ये ठोस होता है, आपको भरमाने के लिए दे दिया है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि हिम और बर्फ कैसा होता है। ये जो होता है ये ठोस होता है, पहले जब ये जल में पिघलेगा तब ना ये होगा द्रव में। तो ये बोला कि हिम और बर्फ जो ये सीधे वाष्प यानी ठोस से सीधे जब वाष्प में कोई परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। लेकिन जब यही जो हिम है इसको जब हम द्रव में परिवर्तित कर लेंगे, फिर उसके बाद जब हम वाष्प में परिवर्तित करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग भरमाने के लिए दे दिया, ठोस न देकर यहाँ हिम और बर्फ का नाम ले लिया। और हिम और बर्फ को जो आपको जानना पड़ेगा कि हिम और बर्फ किस अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, ये आपको अपने से सोचना पड़ेगा। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सूत्र है। तो देखिए आपको फार्मूला पता है कि मोल अर्था बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटा के विलयन का लीटर जो है आयतन में होना चाहिए। ये आपका ये सही है। ठीक है, ये मोल अर्था ये आपका ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए मोल अर्था, मोलता, मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है। ठीक है, ये सब जो है 4-5 जो है ये सब फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलेय को विभक्त कर सकते हैं। तो किस विधि का हम लोग प्रयोग करके? तो ये वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। ठीक है, इसका ये हमसे नहीं बोला कि जो ठोस है या शुद्धि है इसमें, तो उसको कैसे हम लोग, ये इसमें नहीं बोला है। इसमें सीधा ये बोला कि जब किसी विलयन में हम कोई ठोस चीज़ विलय कर देते हैं, ठीक है, इसमें जैसे कि कोई ये जल है, ठीक है, इसमें हम लोग चीनी क्या करते हैं, इसमें घोल दिए। चीनी जब घोल देंगे तो जल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा जल हो, दोनों मिक्स हो। तो अब हमको ठोस को अलग करना है, तो इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो जो जल होता है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? ठोस बच जाएगा। तो उसको हम किस विधि से अलग करेंगे? तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया से अलग करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि एक पायस यानी इमल्सन किसका कोलाइड विलयन है। तो ये किसका कोलाइड विलयन है? तो ये आपका द्रव में द्रव का। ठीक है, ये द्रव में द्रव का ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। पायस कैसा है? ये कोलाइड विलयन द्रव में द्रव का है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी पूछता है कि पायस क्या है। ठीक है, पायस क्या है? तो ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलेय के बारे में सत्य नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखते हैं, जब विलयन को अबाधित रखा जाता है तो विलेय के कण तल पर बैठ जाते, यही आपका पहला ही गलत हो गया। ठीक है, ये पहला ही गलत हो गया। विलेय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि विलेय के कणों को बिना सहायता प्राप्त आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है। और एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये भी सही है। जो ऑप्शन बी सी सही है आपका, और ऑप्शन ए आपका ये गलत है। आगे हम लोग देखते हैं, 2 या 2 से अधिक घटकों से सजाती मिश्रण को क्या बोला जाता है। ये आपसे सजाती मिश्रण की बात कर रहा है, तो क्या बोला जाता है? तो ये सॉल्यूशन यानी विलयन बोला जाता है। जब 2 या 2 से अधिक घटक जो होते हैं क्या होते हैं? सजाती मिश्रण होते हैं। सजाती मिश्रण का मतलब होता है कि एक उसी जाति का हो। ठीक है, ये उसी जाति का हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है।
तो ये पूछ रहा है कि द्रव का ठोस, ठीक है, ये द्रव से ठोस का ही पूछ रहा है कोलाइडी विलयन। तो ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, तो ये पनीर है, ठीक है, ये पनीर है। देखिए कैसे, दूध क्या होता है, देखिए द्रव होता है। जब ये दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो किस में आता है, ये ठोस में आ जाता है, ठीक है। तो ये द्रव से ठोस का कौन सा है, ये पनीर है आपका, ठीक है, ये पनीर है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसको वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन है ये कोयले को, ठीक है, कोयले को जो है एक विलयन के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये चैडविक ने किया था, ठीक है, ये न्यूट्रॉन की खोज ये चैडविक ने किया था। और रदरफोर्ड ने जो है ये प्रोटॉन की खोज किए थे, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किए थे। लेकिन कभी कभी देखिए अपवाद में ये भी आता है कि सबसे पहले जो है ये आपका ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया रहता है, तो इन्होंने खोज किया है प्रोटॉन की, ठीक है। कई किताबों में इनका भी मिलता है, लेकिन मेन जो है रदरफोर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और रदरफोर्ड नाभिक की भी खोज किए थे। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आपको बताना है। तो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखिए फिर हो गया, तो अब ये सन देकर पूछ दिया है आपसे, तो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए अलग अलग एग्जामों में ये पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ये जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक ने किया था। अगर देखिए आपको यही क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनाना होगा तो ये पूछ देगा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किस सन में किया था। तो ये आपको सन भी आपको पता होना चाहिए। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो ये आपको सन भी याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी, तो किसने किया था, तो ये जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी बात जो है अल्फा कणों के बारे में जो है ये गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इनकी जो है उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, ये भी सही है। इनकी जो उच्च भेदन क्षमता होती है ये आपका गलत है, उच्च भेदन क्षमता नहीं होती है। इनकी जो है उच्च गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। ये जो है धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, ये भी सही है। जो अल्फा कण होते हैं ये दो, ठीक है, क्या होते हैं, इनमें इस अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं ये अल्फा कण में। ये जो है हीलियम के नाभिक के समान होते हैं, ठीक है, और ये जो है ये होते हैं हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, निम्न होती है। तो ये आपसे कौन सा ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनमें से देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल में से जो है मात्रा में 2 गुने होते हैं, ठीक है, ऋण आवेशित होते हैं, बिल्कुल हीलियम के नाभिक के समान जैसे होते हैं, तो ठीक है, ये आपका सही होता है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल हीलियम के नाभिक के जैसे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये स्थित होते हैं परमाणु के केंद्रक के अंदर। तो कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। तो प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान, तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इनमें एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन डैश गति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, तो किसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाभिक के चारों ओर घूमते हैं गति में, ठीक है, तो किस गति में घूमते हैं, तो ये कक्षीय गति में घूमते हैं, यानी ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल मोशन में, या इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षीय गति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो इनमें से ये दिया है 4 और ये पूछ रहे हैं कि जब कोई प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करता है तो क्या चीज़ परिवर्तित नहीं होता है। देखिए डायरेक्शन, संवेग सब परिवर्तित होता है, वेग भी, लेकिन उसकी गति जो होती है ये परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, उसकी गति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, गति, बाकी जो वेग, संवेग और दिशाएं सभी जो है परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा धनावेशित नहीं है। तो यही आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, ये निगेटिव होता है। बाकी अल्फा कण, प्रोटॉन और हीलियम के नाभिक है सभी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। तो किस कण को टकराया था। ठीक है, तो किसको, तो ये अल्फा कणों को टकराया था सोने की पतली पन्नी पर। आगे है कि किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो किसकी संख्या का पता चलता है, तो ये है आपका प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ठीक है, परमाणु संख्या से किसकी संख्या पता चलता है, तो ये प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। अगला क्वेश्चन की वही रिपीट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं कि लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। जो लिथियम होते हैं, लिथियम नाभिक, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, तो ये 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। देखिए ये होता है इसका। ठीक है, ये 3 होता है लिथियम और 4 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 4 ये आपका न्यूट्रॉन होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1 कितने डैश होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो ये 1837 होता है। हमने आपसे बोला ना कि देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। यही आपका उलट देगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग कितने गुना बराबर होता है, तो ये 1837 हो जाएगा। तब 1 नहीं होगा। जब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग जब पूछेगा तो कितना होता है, 1837 गुना होता है, ये आपसे पूछेगा ऐसे। लेकिन जब यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, तो 1/1837। ये आपका 2 तरह से क्वेश्चन इससे बनेंगे। आगे है कि डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इनमें से कौन से जो जिसमें कि सभी के केंद्रक में जो है ये न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन एक में नहीं होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये होता है आपका इसका, इसकी संख्या जो होती है 1 होती है, इसमें 1 जो है प्रोटॉन होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है। तो ये आपका किससे किया जाता है, तो ये आपका प्रचक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर से किया जाता है। जो यस बराबर क्या होता है, -12 होता है 1/2 और +1/2 होता है। इसके द्वारा जो है ये अंतर इलेक्ट्रॉनों में अंतर जो है किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, इसी के द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां n किसके बराबर होता है, तो जहां n किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है n। ठीक है, ये 2 जिसे होता है ना कि 2, 8, 18 ये सब ऐसे ही चलता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि n इलेक्ट्रॉनों से अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, n किसके बराबर होता है, तो ये 2 के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन कि जो आयरन होता है कि न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, Fe2+ का मतलब ये होता है, 2+ का मतलब कि ये 2 जो है ये त्याग दिए प्रोटॉन। तो जब 2 हटा जो त्याग देगा तो कितना बचेगा, 26 - 2 बराबर कितना होगा, ये 24 होगा। ठीक है, 2+ का मतलब कि किसी को दे दिया, और जब यहीं पे 2 निगेटिव होता है तो 2 किसी से ले लिया, तब क्या हो जाता, ऐड हो जाता। ठीक है, उसकी जो परमाणु जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाती है। लेकिन 2+ है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। ठीक है, तो इसकी पूछा है कि Fe2+ का एटॉमिक नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। जो एटॉमिक नंबर होते हैं यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 2 प्रोटॉन घट गए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी घट जाएंगे। तो ये आपका 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये 600 क्वेश्चन का ये सीरीज है जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो हमारा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का सीरीज जो है ये बायो का भी है, फिजिक्स का भी है, ठीक है। ये दोनों का सीरीज है, यानी हम बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का जो है 600 क्वेश्चन का ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम में जो पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।